आज हम बात करेंगे एक ऐसे समझौते की जिसकी बातचीत अभी शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन इसके असर की लहरें जो हैं वो पहले से ही वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीतिक संतुलन में महसूस की जा रही है। ये सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, ये एक रणनीतिक दिशा है। भारत की उस सोच का हिस्सा जो कहती है कि आज के समय में सिर्फ सीमाओं की नहीं बल्कि बाजारों की रक्षा करनी चाहिए। सिर्फ सैनिक साझेदारी की नहीं बल्कि आर्थिक विश्वसनीयता की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। आज का विषय है भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी ईएईयू के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक मुक्त व्यापार समझौता जिसकी बातचीत नवंबर 2025 से शुरू होने जा रही है। अब आप सोच सकते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो भारत ने पहले भी किए हैं, तो जापान, साउथ कोरिया, यूएई में फिर ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? तो आइए शुरुआत वहीं से करते हैं, यानी ईएईयू से। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन कोई छोटा मोटा क्षेत्रीय संगठन नहीं है। इसमें रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया शामिल है। ये वो देश हैं जो एशिया और यूरोप के बीच एक सेतु की तरह स्थित हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कई ऊर्जा के मामले में बेहद समृद्ध है। रूस जो इस यूनियन का सबसे बड़ा सदस्य है, न केवल दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादकों में से एक है, बल्कि वैश्विक भू राजनीति में एक निर्णायक शक्ति भी है। अब भारत की जरूरतों को देखिए। हम एक उभरती हुई महाशक्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है और हमारी ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। हर साल हम अरबों डॉलर का तेल और गैस आयात करते हैं। ऐसे में अगर रूस और अन्य ईएईयू देशों से भारत को किफायती दरों पर स्थिर सप्लाई के साथ ऊर्जा मिलती है तो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है व्यापार में बाधाओं को हटाना, टैरिफ और टैक्स को कम करना और एक दूसरे की बाजारों तक सीधी पहुंच बनाना। इससे भारतीय कंपनियां, खासकर फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी, ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, कृषि उत्पादों वाली कंपनियां ईएईयू देशों में अपने प्रोडक्ट्स भेज सकती है, वो भी बिना भारी शुल्क के। और अगर कोई देश अपने उद्योगों को दुनिया में फैलाना चाहता है तो एक बड़ी कूटनीतिक खिड़की होती है। अब जरा सोचिए, जब भारत जैसे देश को एक ऐसा एक्सेस मिलता है जहां रूस जैसे संस्थान समृद्ध देश मौजूद है, जहां कजाकिस्तान जैसे खनिज समृद्ध राष्ट्र है और जहां भारत को चीन की निर्भरता से हटाकर एक वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला मिल सकती है, तो बात केवल व्यापार की नहीं रह जाती, बात होती है कि रणनीतिक आत्मनिर्भरता की। लेकिन जाहिर है हर मौके के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि रूस इस समय पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के घेरे में। ऐसे में अगर भारत इस यूनियन से जुड़ता है तो उसे बेहद संतुलित विदेश नीति अपनानी होगी। अमेरिका और यूरोप जैसे पारंपरिक साझेदारों को नाराज किए बिना भारत को रूस और उसके सहयोगियों से सहयोग बढ़ाना होगा। यही वो संतुलन है जो आज की वैश्विक राजनीति में सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। दूसरी बड़ी चुनौती है व्यापार असंतुलन। भारत और रूस के बीच व्यापार पहले से ही असंतुलित रहा है। भारत रूस से बहुत ज्यादा खरीदता है लेकिन बहुत कम बेचता है। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिना सोचे समझे किया गया तो ये असंतुलन और बढ़ सकता है। इसका सीधा असर हमारी मुद्रा, हमारे व्यापार घाटे और हमारी घरेलू उत्पादन इकाइयों पर पड़ सकता है। तीसरी चुनौती है भुगतान व्यवस्था। रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण भारत को डॉलर आधारित लेन देन से बचना होता है। ऐसे में रुपया रूबल व्यापार की बातें होती हैं, लेकिन ये तकनीकी रूप से आसान नहीं होता। बैंकों की स्वीकृति, एक्सचेंज रेट का अस्थायित्व और वित्तीय पारदर्शिता, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो एक झटके में हल नहीं होते। तो अब बात करते हैं कि भारत की तैयारी की। भारत ने हाल ही में ईएयू के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है जो ये सुनिश्चित करता है कि नवंबर से बातचीत का आधिकारिक दौर शुरू होगा। ये बातचीत केवल सामान और सेवाओं की नहीं होगी, इसमें निवेश, डिजिटल व्यापार, डेटा सुरक्षा, बौद्धिक संपदा और तकनीकी सहयोग जैसे मुद्दे भी शामिल होंगे। सरकार की रणनीति दोहरी है। एक तरफ वो अपने घरेलू उद्योगों को सतर्क कर रही है, वे प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हों, और दूसरी तरफ वो ईएईयू देशों से ऐसी शर्तें चाहती हैं जो भारत के हितों के अनुकूल हो, जैसे कि चरणबद्ध रूप से टैरिफ में कटौती या कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को पूरी तरह समझौते से बाहर रखना। यहाँ एक बात और समझना जरूरी है, यह समझौता सिर्फ व्यापार का विषय नहीं है, ये भारत के वैश्विक नेतृत्व की उस सोच से जुड़ा है जिसे हम ग्लोबल साउथ के नाम से जानते हैं। भारत आज उन देशों की आवाज बन रहा है जो विकसित नहीं लेकिन विकास की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। रूस और ईएयू देश इसी क्लब का हिस्सा है। ऐसे में यह समझौता एक प्रकार का ग्लोबल साउथ की साझेदारी भी है। अब आप सोच रहे होंगे इसका सीधा जो असर है वो कहां पर होगा, या इसका सीधा फायदा आम जनता को कैसे होगा।
अगर ये समझौता होता है तो तेल और गैस सस्ती हो सकती है, जिससे ट्रांसपोर्ट और बिजली की लागत घटेगी। अगर कृषि उत्पाद बिना टैरिफ के एक्सपोर्ट होते हैं तो किसानों को बेहतर दाम मिल सकते हैं। अगर टेक्सटाइल सेक्टर को नया बाजार मिलता है तो रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं, यानी एक मजबूत कड़ी बन सकती है, वैश्विक बाजार से स्थानीय रोजगार तक। लेकिन इन फायदों के बीच ये ना भूलिए कि समझौते तभी कारगर होते हैं जब उनका कार्यान्वयन संतुलित और व्यवहारिक हो। सरकार को चाहिए कि वो छोटे उद्योगों को तकनीकी मदद के, निर्यातकों को भाषा, मानक और लॉजिस्टिक्स में सहायता दे और घरेलू बाजार की रक्षा करते हुए विदेशों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे। अब जब बातचीत की घड़ी करीब है तो ये जरूरी है कि हम सिर्फ सरकार की रणनीति पर नजर रखें, बल्कि जनता भी इस पर नजर बनाए रखे, क्योंकि ये फैसले हमारी थाली से लेकर हमारी तनख्वाह तक को प्रभावित कर सकते हैं। ये सिर्फ एक व्यापार नीति नहीं, ये उस रास्ते का हिस्सा है जिस पर भारत आत्मनिर्भर, विश्वसनीय और बहुपक्षीय शक्ति बनकर उभरना चाहता है। और अंत में एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसे समझौतों में आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए, या फिर क्या ये जरूरत से ज्यादा जोखिम उठाने जैसा है? क्या हम चीन और अमेरिका के बीच अपनी संतुलन नीति को संभाल पाएंगे? आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। अपनी सोच, अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि ये संवाद सिर्फ अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं का नहीं है, बल्कि हर उस नागरिक का है जो जानता है कि एक बेहतर भविष्य केवल सरकारों से नहीं, समझदार समाज से बनता है। तो अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।